So आज my dear friend, let's understand the evolving world of Web 3.0. आप में से ज्यादा लोग मुझे जानते हैं, मेरा नाम अनुराग गेरा है, बायो क्वालिफिकेशन में एक MBA हूं और मैं इस इनकम ऑर्गेनाइजेशन के साथ पिछले 2 साल से ज्यादा से समय से एसोसिएटेड हूं और ट्रेनिंग इंडस्ट्री में मैं लगभग 12 सालों से मैं ट्रेनिंग इंडस्ट्री के अंदर हूं, जिसके अंदर मैं कंबाइंड बात करूं तो आई हैव trained over 2.5 lakh people in this industry. So my dear friend, the evolving world of Web 3.0, इंटरनेट का जो तीसरा जनरेशन आ रहा है, जो तीसरा वर्जन आ रहा है, वो क्या होगा, उसमें क्या चीजें आएंगी, किस तरीके से उसकी ग्रोथ होगी, इन सब चीजों को समझने के लिए आज हम यहां पर आए हैं। और ये जो चीज जब आप समझेंगे तो आप ज्यादा बेहतर ढंग से फेथ कर पाएंगे, आप ज्यादा बेहतर ढंग से चीजों को ट्रस्ट कर पाएंगे, और जब आपके अंदर वो ट्रस्ट होगा तो आप सामने वाले को दे पाएंगे। माय डियर फ्रेंड, सेल्स इज नथिंग बट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ एंथुजियाज्म, ट्रांसफर ऑफ पैशन। जब आप अपने अंदर की एनर्जी दूसरे वाले में ट्रांसमिट कर देते हैं, जब आप अपने अंदर का पैशन दूसरे वाले को दे देते हैं, जब आप अपने अंदर का भरोसा दूसरे वाले को दे देते हैं, तो उसी को सेल्स कहते हैं। सो टू सेल बेटर, टू स्केल बेटर, टू सक्सीड बेटर, यू मस्ट ट्रस्ट बेटर। कामयाबी के लिए विश्वास बहुत जरूरी सीढ़ी है। बिना विश्वास के कुछ नहीं होता। और मैं अंधविश्वास की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कभी भी अंधविश्वास करने की बात नहीं करता, मैं अंधे की तरह विश्वास करने की बात करता हूं। दोनों में अंतर है। अंधविश्वास है कि मुझे पता नहीं कोई चीज क्यों घटित हो रही है, बट सिर्फ मैं मान रहा हूं। जबकि अंधे की तरह विश्वास यह है कि जब एक अंधा व्यक्ति चाहे छड़ी को पकड़े या किसी का हाथ पकड़े, फिर वो अपना दिमाग नहीं लगाता। माय डियर, एक बात याद रखिएगा, आप जब सड़क क्रॉस करते हैं, आपने सड़क के ऊपर बहुत सारे आंख वालों व्यक्ति को एक्सीडेंट में मरते देखा होगा, बट जितना मेरा तजुर्बा है, जितना मैं जानता हूं, उस समझ से बता रहा हूं, उस तजुर्बे से बता रहा हूं कि आपने कभी सड़क पर किसी अंधे व्यक्ति को मरते नहीं देखा होगा रोड एक्सीडेंट के अंदर। जबकि एक आंख वाला व्यक्ति ज्यादा कैपेबल है, ज्यादा एम्पावर्ड है टू क्रॉस द रोड, उसके पास ज्यादा रिसोर्सेज है, बट स्टिल एक अंधा व्यक्ति, एक नेत्रहीन व्यक्ति जिसके पास रिसोर्सेज ज्यादा नहीं है, काबिलियत ज्यादा नहीं है, कैपेबिलिटी ज्यादा नहीं है, फिर भी वो व्यक्ति सड़क पे मरता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो चाहे लाठी पे हाथ थमाए, चाहे किसी और के हाथ में थमाए, फिर वो पूरा विश्वास करता है, फिर वो अपना आधा दिमाग बीच में डालता नहीं रहता। सेम वे माय डियर फ्रेंड, आपने जिस मैनेजमेंट पे भरोसा किया है, जिस सिस्टम पे भरोसा किया है, उस सिस्टम पर पूर्ण भरोसा करें। और मैं ये आपको अंधविश्वास के लिए नहीं कह रहा, आप चीजों को समझे, लॉजिक्स को समझे, बेसिक्स को समझे, और उनको समझने के बाद विद रीजंस आप भरोसा करें। आपका भरोसा शेकेबल नहीं होना चाहिए, आपका भरोसा अनशेकेबल होना चाहिए। और उसके लिए हमारे को हमारी इंडस्ट्री को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। माय डियर फ्रेंड, अगर मैं बात करूं हमारी इंडस्ट्री का गोल क्या है, द गोल ऑफ वेब 3.0 इज टू बिकम इंटेलिजेंट, ऑटोनॉमस एंड ओपन। व्हाट इज इंटेलिजेंट? माय डियर फ्रेंड, आने वाले वक्त में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन इंटेलिजेंस को भी बीट कर देगी। आज फिर भी कुछ हद तक ह्यूमंस
मशीनरी से ज्यादा दिमाग रखते हैं। पर माय डियर फ्रेंड, जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रो कर रही है, जितने बड़े डाटा को लेकर वो चीजों को इवैल्यूएट कर रही है, जितनी लॉजिकल रीजनिंग के साथ वो चीजों को इवैल्यूएट कर रही है, वो आने वाले वक्त में ह्यूमन इंटेलिजेंस को बीट कर देगी। बिकॉज हम लोग एक लिमिटेड डेटा के ऊपर एनालिसिस कर रहे होंगे। हो सकता है हमारा एनालिसिस बायस्ड भी हो, स्क्यूड भी हो, हमारे इमोशनल फैक्टर्स भी उसमें रोल प्ले करें, मगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सो वेब 3 के अंदर टेक्नोलॉजी और ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाएगी, ऑटोनॉमस हो जाएगी, यानी कि वो स्वतः डिसीजंस ले पाएगी। आपने बस एक कोडिंग को लगा के छोड़ दिया, आपने एक प्रोग्राम को लगा के छोड़ दिया, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, वो स्वतः ऑटोमेटिक तरीके से आपके बिहाफ पर, आपके बताए हुए तरीके के बिहाफ पर डिसीजंस ले पाएगी। वो डिसीजंस जो किसी और ह्यूमन द्वारा लिए गए डिसीजन से ज्यादा एक्यूरेट होंगे, ज्यादा बेटर होंगे, ज्यादा इवैल्यूएटेड होंगे, और जिनका रिजल्ट भी उन डिसीजन से बेहतर आने वाला है। और तीसरा, ये ओपन हो जाएगी। इसको बोलते हैं ट्रस्टलेस, यानी कि मुझे किसी पे भरोसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टेक्नोलॉजी अपने आप में ओपन होगी, कोई किसी के साथ गलत नहीं कर सकता होगा। उदाहरण के तौर पे माय डियर फ्रेंड, जब आज बैंकिंग सिस्टम के अंदर फ्रॉड होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि वो ओपन नहीं है। हमने बैंक में एक एम्प्लॉय के हाथ में भरोसा किया हुआ है। अभी आजकल लेटेस्ट न्यूज चल रही है कि दिल्ली जल बोर्ड के में काम करने वाले एक आईएएस व्यक्ति ने एक 15वीं सदी की धरोहर को तोड़कर वहां पे अपना बंगला बना लिया। तो हमने एक व्यक्ति के ऊपर पावर के लिए ट्रस्ट किया था, उसको कुछ हक दिए थे, उसने उस हक का मिस उपयोग किया, गलत उपयोग किया। बैंकिंग सिस्टम में फ्रॉड हुआ क्योंकि किसी के हाथ में ट्रस्ट दिया गया था और उसने अपनी पावर का गलत प्रयोग किया। बट आने वाले टाइम में क्योंकि चीजें डिसेंट्रलाइज्ड हो जाएंगी, किसी एक के हाथ में अधिकार होगा ही नहीं और वो चीज ओपन हो जाएगी, तो एक ट्रस्टलेस सिस्टम के अंदर ज्यादा बेहतर ढंग से डिसीजंस लिए जा पाएंगे। So the goal of Web 3.0 is to become intelligent, autonomous and open. आगे चलते हैं माय डियर फ्रेंड। फंडामेंटल्स क्या है? ओपन और ट्रांसपेरेंट, जैसे मैंने भी आपसे बताया। ट्रस्टलेस, इसको मैंने आपको क्लियर किया है अभी अभी। और डिसेंट्रलाइज, क्योंकि एक व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में नहीं होगी, वो डिसेंट्रलाइज होगी, तो कोई भी व्यक्ति इस पावर में ही नहीं होगा, उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं होगा कि वो चीजों को बदल सके, वो चीजों को मैनिपुलेट कर सके, वो चीजों को अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए ट्वीक कर सके। सिस्टम्स चीजों को रन करेंगी और वो बताए हुए तरीके से चीजों को रन करेंगी। माय डियर फ्रेंड, बीच में कुछ लोग हैंड रेस कर रहे हैं, कृपया करके ना करें। आगे चलते हैं माय डियर फ्रेंड। एलिमेंट्स ऑफ वेब 3.0। जिस इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड, उस इंडस्ट्री के जो एलिमेंट्स है, उस इंडस्ट्री के अंदर 7 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, 7 डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिस पे हम काम करने वाले हैं, जिस पे टेक्नोलॉजी ग्रो हो रही है। अभी तक 7 है टिल नाउ। हो सकता है भविष्य में कोई नई और एप्लीकेशन आ जाए। जिस प्रकार से इंटरनेट के साथ हुआ, इंटरनेट की टेक्नोलॉजी आई और अब नई नई एप्लीकेशंस, नई नई यूजेजेस उसके ऊपर आए जा रही हैं। सेम वे माय डियर फ्रेंड, हमारी इंडस्ट्री क्रिप्टो से शुरुआत हुई थी केवल, मगर अब मेटावर्स भी उस पर डेवलप हो रहा है, एनएफटी भी डेवलप हो रहा है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स भी डेवलप हो रहे हैं, डेफी भी आ रहा है, डिसेंट्रलाइज्ड स्टोरेज भी आ रहा है।
और ये एप्लीकेशंस के बाद, इन यूजेजेस के बाद और यूजेजेस भी भविष्य में आएंगी। और मैं पर्सनली आपको इस बात के लिए इंश्योर कर सकता हूं कि जो जो टेक्नोलॉजी, जो जो ट्रेंड, जो जो बदलाव इस इंडस्ट्री में आते जाएंगे, वी एज एन ऑर्गेनाइजेशन, वी एज अ कंपनी, वी एज अ मैनेजमेंट, वी एज अ कम्युनिटी उसके अंदर कदम भी रखते जाएंगे और झंडे भी गाड़ते जाएंगे। सिर्फ कदम नहीं रखेंगे, हम अपने निशान भी छोड़ेंगे और हम बाकी लोगों से पहले चल के उनको रास्ता दिखाएंगे कि इस तरीके से इस इंडस्ट्री में इस टेक्नोलॉजी को, इस एप्लीकेशन को, इस यूजेज को लाया जा सकता है, बनाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। So my different elements of Web 3.0 is blockchain, crypto, metaverse, NFT, smart contracts, DeFi and decentralized storage. ये क्या चीजें हैं, इनको आज शॉर्ट में हम थोड़ा सा समझते हैं ताकि आपको एक ब्रॉडर व्यू मिल जाए, एक टॉप व्यू मिल जाए, ड्रॉन व्यू मिल जाए कि किस प्रकार से टेक्नोलॉजी और किस प्रकार से इंडस्ट्री ग्रो होने वाली है। सबसे पहले है माय डियर फ्रेंड कैटेगराइजेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये तीन चीजों में डिवाइडेड है, टेक्नोलॉजी, मोड ऑफ एक्सचेंज एंड एप्लीकेशंस। व्हाट इज टेक्नोलॉजी? टेक्नोलॉजी ही जिसके ऊपर ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री बिल्ड की जाएगी। मोड ऑफ एक्सचेंज इज कि क्या पेमेंट मेथोडोलॉजी इस इंडस्ट्री में चलेगी, और एप्लीकेशंस है कि क्या क्या यूजेजेस इस टेक्नोलॉजी पे बिल्ड किए जाएंगे। जब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, तो माय डियर फ्रेंड जो ब्लॉकचेन है वो टेक्नोलॉजी है। इट इज द टेक्नोलॉजी ऑन विच द वेब 3.0 विल बी बिल्ट। जैसे इंटरनेट टेक्नोलॉजी है माय डियर फ्रेंड, इंटरनेट टेक्नोलॉजी है, पर आप इंटरनेट के लिए पेमेंट नहीं देते। आप पेमेंट देते हैं फेसबुक के लिए, आप पेमेंट देते हैं यूट्यूब के लिए, ये कोई भी और एप्लीकेशन जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप पेमेंट उसके लिए दे रहे हैं। जरा सोच के देखिए कि जो जो एप्लीकेशन आज आप इंटरनेट पे इस्तेमाल करते हैं, वो सारी एप्लीकेशंस बंद हो जाएं, तो क्या आप पर्सनली इंटरनेट का यूज करेंगे? द आंसर इज नो। आप पर्सनली उस चीज का यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कि अब इंटरनेट के लिए आपका कोई उपयोग नहीं है, आपके लिए इंटरनेट की कोई यूजेबिलिटी नहीं है। यानी कि टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है, मगर कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए, बिजनेस बिल्ड करने के लिए यूजेबिलिटी इंपॉर्टेंट होती है। टेक्नोलॉजी केवल वो प्लेटफॉर्म है, वो जमीन है जिसके ऊपर इमारत खड़ी की जाएगी। मैं जमीन को चाहे खेती के लिए इस्तेमाल करूं, चाहे मॉल बनाने के लिए इस्तेमाल करूं, चाहे घर बनाने के लिए इस्तेमाल करूं, पर जमीन का कोई उपयोग होना चाहिए, तब जमीन को लोग खरीदते हैं। जिस जमीन का कोई उपयोग नहीं है, उस जमीन को खरीदा भी नहीं जाता। तो जिस टेक्नोलॉजी का कोई उपयोग नहीं है, या कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके पास कोई ढंग का उपयोग नहीं है, उसको भी लॉन्ग टर्म तक सस्टेन नहीं किया जा सकता। सो माय डियर फ्रेंड, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है ठीक वैसे ही जैसे इंटरनेट एक टेक्नोलॉजी है। अब उसके अंदर क्रिप्टो करेंसी जो है वो मोड ऑफ पेमेंट है। इस बात को समझिए, क्रिप्टो करेंसी ड्यूल मोड में काम करती है, और इस चीज को इंडियन गवर्नमेंट ने ऑलरेडी क्लियर भी कर दिया है। इंडियन गवर्नमेंट ने दो अलग अलग चीजों को डिफाइन कर दिया है, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स और डिजिटल करेंसी। और उन्होंने बहुत क्लियरली इस बात को बोला है कि डिजिटल करेंसी वो होगी जो आरबीआई इशू करेगा।
क्रिप्टो करेंसी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के अंदर क्लासिफाई की गई है, बट स्टिल क्रिप्टो करेंसी एज अ मोड ऑफ पेमेंट एंड स्टोर ऑफ वैल्यू दोनों के लिए यूज होगी। क्यों? आज आप एक शॉप पे जाते हैं, शॉप पे अलग अलग पेमेंट मोड्स लगे हुए हैं। वो पेमेंट मोड्स क्या है? वो पेमेंट मोड होता है पेटीएम, गूगल पे, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर कैश। आप किसी भी तरीके से पेमेंट करें, अल्टीमेटली आप पेमेंट जो करते हैं वो आईएनआर में जाती है। अगर आप इंडिया में पेमेंट कर रहे हैं, कैश आपने दिया तो आईएनआर में गया, पेटीएम किया तो आईएनआर ट्रांसफर हुआ, क्रेडिट कार्ड दिया तो भी आईएनआर में आपको बिल आना है, डेबिट कार्ड दिया तो भी आपके अकाउंट से आईएनआर कटा है। अल्टीमेटली ट्रांसफर क्या हुआ है? आईएनआर हुआ है। सेम वे माय डियर फ्रेंड, जब आप एक शॉप पर सामान लेने जाते हैं, आप एक मिठाई वाली दुकान पर सामान लेने जाते हैं, आप उसके काउंटर पे जाते हैं, कैश पकड़ाते हैं और वो आपको एक टोकन दे देता है। आप टोकन जाके गोलगप्पे वाले को पकड़ाते हैं और गोलगप्पे खा के आ जाते हैं। बाकी कल हम संगरूर में थे, वहां पे हमने बहुत अच्छे गोलगप्पे खाए। जगतार जी यहाँ पे हैं, सुन भी रहे होंगे। थैंक यू जगतार जी फॉर दैट लवली गोलगप्पास, मजा आ गया। गोलगप्पे वाले को देते हैं तो वो आपको गोलगप्पे खिला देता है। अब वो जो कूपन उसने दिया वो उस कम्युनिटी के लिए करेंसी है, वो उस दुकान के लिए करेंसी है। उस टोकन को आप बाहर निकाल के लेके आओ और बाजू वाली दुकान पे जाओ और उसे बोलो कि भाई मैंने ये XYZ दुकान से गोलगप्पे का टोकन खरीदा था, एक काम कर तू अपनी दुकान से मुझे गोलगप्पे खिला दे। तो वो क्या खिलाएगा? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि उस टोकन का जो कम्युनिकेशन है, उस टोकन की जो यूजेबिलिटी है, वो उस पर्टिकुलर शॉप से कनेक्टेड है। और ये अभी नहीं, ये हर जगह पे है। आईएनआर की यूजेबिलिटी इंडिया से कनेक्टेड है, डॉलर की यूजेबिलिटी अमेरिका से कनेक्टेड है, दिराम की कनेक्टिविटी दुबई से कनेक्टेड है, रूबल की कनेक्टिविटी रशिया से है। आप रूबल ले आओ और बोलो इंडिया में रूबल से गोलगप्पे आपको कोई खिला दे तो कोई ना खिलाने वाला। डॉलर भी दोगे तब भी कोई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि मेरी लोकल कम्युनिटी में, इंडियन कम्युनिटी में आईएनआर चलता है, डॉलर या रूबल नहीं चलने वाला। सेम वे माय डियर फ्रेंड, इंटरनल कम्युनिटी के अंदर जो भी यूजेज होगा, जो भी ट्रांसफर होगा, वो क्रिप्टो करेंसी से होगा। बट पहली बार आपको क्रिप्टो करेंसी को बाय करने के लिए कोई सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट द्वारा इशू की गई करेंसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके बाद आप इंटरनली उसको जितना मर्जी इस्तेमाल कीजिए, वो उस कम्युनिटी के अंदर का है। जो जो उसको वैल्यू को समझते हैं वो उसको आपसे एक्सेप्ट कर लेगा, जो नहीं समझता वो नहीं एक्सेप्ट करेगा। सिंपल। सो डिजिटल करेंसी वो होगी जो आरबीआई इशू करेगा हिंदुस्तान के अंदर, मगर क्रिप्टो करेंसी इंटरनल ट्रांसफर के लिए, उस कम्युनिटी में आपस में लेन देन के लिए यूज किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं और साजवन सर मिलकर कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं, लेट्स से एडवांस ट्रेनिंग प्रोग्राम कोई करता है, और हम कहते हैं भाई इसकी एक फीस है, दिस इज नॉट अ फ्री वर्जन, एक फीस है एग्जाम्पल के तौर पे, और आप इसको आईएनआर में पे कर सकते हो, आप डेबिट कार्ड से पे कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हो, आप एम कॉइन भी दे सकते हो। मैं क्यों एक्सेप्ट कर लूंगा एम कॉइन? बिकॉज आई अंडरस्टैंड द वैल्यू। मुझे पता है भाई, दे दो, ये इक्विवेलेंट है और फ्यूचर में और बड़ा हो जाएगा। आज मुझे इमीडिएटली खर्च करने की जरूरत नहीं है उस पैसे को, तो मैं उसको होल्ड करके रख लूंगा। सो आई विल बी मोर विलिंग टू एक्सेप्ट पेमेंट इन एम कॉइन देन आईएनआर। क्यों? बिकॉज आई अंडरस्टैंड द वैल्यू। तो इंटरनल यूजेज के लिए आज भी कई बार जो हमारी एलडीपीज होती हैं, उसके अंदर आप एम कॉइन से पेमेंट करके आते हैं, आपकी अप्लाई नहीं कर देती है, एम कॉइन से पेमेंट कर दो राजो,
क्यों? क्योंकि वो अंडरस्टैंड करती है वैल्यू को। और आप आईएनआर देने की बजाय एम कॉइन देना ज्यादा सहूलियत लगता है। आपको लगता है चल आज मेरे 5,000 रुपए तो बच गए, एम कॉइन ही गया ना। बट आज उस व्यक्ति से जाके पूछो जिसने 1 साल पहले एलडीपी को यूज करने के लिए, एलडीपी को अटेंड करने के लिए एम कॉइन में पेमेंट की थी, और उससे पूछो आज अगर तुझे वापस मौका मिले उस एलडीपी की पेमेंट आईएनआर में करके एम कॉइन वापस लेने की, तो तू लेगा? तो उसका जवाब होगा हाँ 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 लूंगा। क्यों? क्योंकि उसके 5,000 जो तब गए थे वो 5,000 ही रहते, बट जो 5,000 रुपए के एम कॉइन चले गए वो आज 20,000 को क्रॉस कर चुके हैं। So understand, cryptocurrency will only be there for the exchange of value, exchange transaction, जो करेंसी का रोल है, प्लस स्टोर ऑफ वैल्यू। आप होल्ड करेंगे आगे बढ़ेंगे, आप होल्ड करेंगे आगे बढ़ेंगे, आप होल्ड करेंगे आगे बढ़ेंगे। तो माय पर्सनल सजेशन टू यू, अगर आज आपको किसी जगह पे पेमेंट करनी है और आईएनआर और एम कॉइन में से किसी एक को चुनना पड़ता है पेमेंट देने के लिए, तो ऑलवेज चूज आईएनआर। होल्ड एम कॉइन, होल्ड होल्ड होल्ड। कुछ तो समझो, कुछ तो समझो। तो विल हैव एन एग्जिस्टेंस इन द इंटरनल कम्युनिटी क्रिप्टोकरेंसी। आई होप मैं आपको अपनी बात क्लियर कर पाया हूं, मैं आपको समझा पाया हूं, मेरे शब्दों के अंदर आपको मैं एक्सप्लेन कर पाया हूंगा। आगे चलते हैं। मेटावर्स, डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ल्ड। अंडरस्टैंड, डिजिटल रिप्रेजेंटेशन, आज हम दुनिया को जैसा देखते हैं उसका डिजिटल रिप्रेजेंटेशन। आज अपने कभी अगर रिसेंट में अपने घर की रेनोवेशन करवाई हो या घर बनवाया हो, तो पहले जमाने में क्या होता था? पहले जमाने में हम एक पेपर के ऊपर नक्शा बनाते थे, 2D नक्शा, और उसको देखते थे कि ऐसा घर दिखेगा, दरवाजा ऐसा होगा। उसमें ना ऐसे बस लाइन से ड्रॉ हुआ होता था कि ऐसे घूमकर दरवाजा खुलेगा, इतने फुट का होगा। वो तब का जमाना था। फिर हम ही लोगों ने अपने टाइम पे साइंस के अंदर 3D मॉडल्स भी बनाए हैं। और अब अगर आप किसी के पास जाएंगे, किसी आर्किटेक्ट के पास जाएंगे, तो आपको पेपर पे नक्शा नहीं बनाएगा, वो आपको डिजिटल रिप्रेजेंटेशन दिखा देगा कि आपकी दीवार का रंग कैसा होगा, फलाना कैसा होगा। एक आर्टिस्टिक इंप्रेशन क्रिएट करके दिखा देगा डिजिटली। आपको बिल्कुल वैसा घर दिखा देगा जैसा घर आपका बनने के बाद दिखने वाला है। वो डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर होम है, बट उसमें इमोशनल इन्वॉल्वमेंट नहीं जुड़ी हुई। बट मेटावर्स आएगा जब डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ल्ड क्रिएट किया जाएगा, वो एग्जैक्टली हूबहू वैसा ही दिखेगा जैसा आज वो धरती पे है। अगर मैं बोलूं इंडिया गेट मेटावर्स में जब क्रिएट किया जाएगा तो वो बिल्कुल वैसा ही दिखेगा जैसा आज आप जब रियलिटी में जाकर उसको देख के आते हैं, उसको फील करते हैं, एग्जैक्टली सेम फीलिंग आप डिजिटली एक्सपीरियंस कर पाएंगे। अब जिस व्यक्ति को ये लगता है ये फीलिंग्स वाला पार्ट कैसे ऐड होएगा यार, तो इस बात को समझिए। आपने कभी मूवी देखी? क्या कोई ऐसा सीन आया जिसको देख के आप हंस पड़े? क्या कोई ऐसा सीन आया जिसको देख के आप रो पड़े? तो वो सीन देख के आप हंसे क्यों और वो सीन देख के आप रोए क्यों? क्योंकि उस सीन में आपका ब्रेन इतना इन्वॉल्व हो गया, इतना अलाइंड हो गया कि वो पिक्चर में और रियलिटी के बीच का अंतर करना ही भूल गया। You became one with that scene. You became so aligned with that particular scene कि आपका ब्रेन रियलिटी में और इमेजिनेशन का अंतर भूल गया। सेम वे माय डियर फ्रेंड, विद द इंक्रीज इन टेक्नोलॉजी, हम उस वीआर सेट को पहनकर, हम उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेट को पहनकर इस प्रकार उस वर्ल्ड में एंटर कर जाएंगे कि हमारे ब्रेन को पता ही नहीं चलेगा कि मैं इमेजिनरी वर्ल्ड में हूं या मैं रियल वर्ल्ड में हूं।
इट विल बी लाइक अ लिविंग ड्रीम। जैसे हम सपने में अमेरिका चले जाते हैं, वी फील लाइक अमेरिका, हम इमोशनली भी वैसा फील करते हैं, वैसा ही मेटावर्स में क्रिएट होगा। बस फर्क यह होगा कि हम खुली आंखों से उस सपने को देख पाएंगे, उस सपने को महसूस कर पाएंगे, उस सपने को जी पाएंगे। एंड दिस इज बाउंड टू हैपन, दिस इज अबाउट टू हैपन। अबाउट में क्यों बोल रहा हूं कि 5-7 साल बहुत लंबा वक्त नहीं होता है, पलक झपकते बीत जाते हैं। क्यों? नेक्स्ट 5 years आप भी यही होंगे, मैं यहां पे होऊंगा, मुझे उम्मीद है आप भी यहीं पे होंगे। और हम तब हमारी ऑर्गेनाइजेशन के मेटावर्स में बैठकर ऐसे ही जूम की बजाय मीटिंग ले रहे होंगे और उसे फील कर रहे होंगे। और तब मैं आपको आज का दिन याद कराऊंगा, बताऊंगा कि मैंने कहा था, आई सेड दैट। So my dear friend, metaverse is the 3D representation, digital representation of the world जो क्रिएट हो रहा है, जो क्रिएट हो रहा है। आगे चलते हैं। NFTs. What are NFTs? NFTs are non-fungible token. What are non-fungible tokens? जिनको तोड़ा नहीं जा सकता, जिनको टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे क्रिप्टो करेंसी है, उसको आप 18 डेसिमल तक तोड़ सकते हैं, यानी एक कॉइन के भी 18 टुकड़े हो सकते हैं। पिज्जा के एग्जांपल से समझते हैं। एक पिज्जा है, उसको आप छोटे 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 स्लाइसेस में काट सकते हैं। केक है, आप 1 किलो का केक लेके आए, बंदे थोड़ा ज्यादा हो गए तो आपने स्लाइसेस को छोटा करके दे दिया सबको, तो वो क्या है, वो है फंजेबल, उसको तोड़ा जा सकता है। मगर दूसरी तरफ पेन है, पेन पेन को तोड़ के आप 2 टुकड़े करके नहीं दे सकते। पेंसिल को दे सकते हो, इधर तोड़ा, इधर से तूने भी छिल्ली मैंने भी छिल्ली, दोनों की पेंसिल तैयार हो गई। बट एक पेन को आप तोड़कर नहीं दे सकते। ये पेन है मेरे पास, इसको मैं बीच में टुकड़ा नहीं कर सकता कि ये ले तोड़ देता हूं, या फिर एक काम करता हूं, निकालता हूं, रिफिल तू रख ले, बाहर का ढक्कन मैं रख लेता हूं, दोनों का काम चल जाएगा। ऐसा नहीं होगा। पेन पूरा ही चाहिए ना, ये पेन पूरा चाहिए। दिस इज कॉल्ड नॉन फंजेबल। दूसरा, नॉन फंजिबल का दूसरा मतलब है जिसको बदला ना जा सके। अब फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने किसी दोस्त को ये फ्लेयर का 5 रुपए वाला पेन है, मैंने दिया काम करने के लिए, उससे वो पेन गुम गया। उसने बड़ी समझदारी क्या करी, गया बाजार से फ्लेयर का 5 रुपए का बिल्कुल नीले रंग का दोबारा से पेन खरीदा और लाके मुझको पकड़ा दिया। मैं भी लेके आ गया। क्यों? क्योंकि इस पेन में कोई यूनिकनेस नहीं थी। बहुत सारे समझदार व्यक्ति पहले होटल में क्या करते थे, आपको पता होटल्स वगैरह में डिफरेंट प्राइस लिस्ट के कोका कोला, थम्स अप वगैरह क्यों आनी चालू हुई बड़े वालों में? कि बहुत सारे शाणे लोग क्या करते थे, फ्रिज में से कोका कोला निकाल के पी ली, फिर बाहर गए, बाजार से कोका कोला खरीद के लेके आए और फ्रिज में रख दी। अब वो नॉन फंजेबल तो थी नहीं ना, कि होटल वालों को पता लग जाए हमारा वाला माल है या दूसरा बाजार से लाके खड़ा कर दिया गया। तो उन्होंने समझदारी करी, रेट ही चेंज कर दिया। अब नहीं बदल सकते आप। या फिर उन ब्रांड्स की चीजों को वो रखते हैं जो आपको बाहर इतनी इजीली अवेलेबल नहीं होंगे, ताकि अगर आप गलती से उसे खोल के खा लें तो फिर वो आपका बिल बना सके। सो नॉन फंजिबल मींस जिसको बदला ना जा सकता। अब ये पेन क्या एनएफटी बन सकता है? द आंसर इज यस। अगर ये पेन मेरे फादर मुझे गिफ्ट करें और उसके ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ हो और एक उनकी तरफ से बहुत सुंदर प्यारा सा मैसेज लिखा हो, अब भले ये पेन अभी भी 5 रुपए की कीमत का हो, मगर वो जो मैसेज है वो मेरे लिए पर्सनलाइज्ड मैसेज है। अब ये पेन मैं पहले तो दूंगा नहीं किसी को कि भाई गुम ना जाए, और अगर वापस आता है तो मैं चेक कर सकता हूं कि क्या ये वही पेन है
क्या इसको किसी और पेन से मैं बदलूंगा? नहीं। क्या कोई मुझे बोले 5 वाला पेन दे दे और बदले में 50 रुपए का पेन ले ले, तो क्या मैं ले लूंगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जो मैसेज लिखा हुआ है वो एक यूनिक मैसेज है, वो मेरे लिए पर्सनलाइज मैसेज है, और उसने मुझे इस चीज को इतना यूनिक बना दिया है कि अब संसार की कोई भी और चीज इसके बदले में एक्सचेंज नहीं की जा सकती। दिस हैज बिकम यूनिक। सो जो एक ऐसी चीज जिसको दूसरी किसी और चीज से बदला ना जा सकता हो, दैट इज कॉल्ड एनएफटी, नॉन फंजिबल टोकन। अब ये एनएफटी दो तरीके की होती हैं, कलेक्टेबल एंड यूजेबल। अभी ट्रेनिंग शुरू होने से पहले मैंने चाय खत्म करी है। अब इंटरनेट की दुनिया में जब मैं मेटावर्स में जाऊंगा तब भी चाय पीऊंगा। तो मैंने जाके काउंटर पे चाय ऑर्डर करी, उन्होंने मेरा कप का चाय लाके रखा टेबल पे, मैं वॉशरूम यूज करने चला गया। अब आपको अजीब लग रहा होगा, डिजिटल वर्ल्ड में वॉशरूम यूज करने जाओगे? भाई जाओगे, वहां पे भी जाओगे। इतने में आया किसी और ने मेरा चाय का कप पी लिया था। तो कैसे पता लगेगा कि उसने मेरे वाला चाय का कप पिया है या अपने वाला पिया है? तो भाई उस चाय के कप की भी एक एनएफटी होगी जो मेरे पास होगी कि भाई ये मेरे चाय का कप था, इस पे एनएफटी थी, आपने देखो आपने गलती से मेरे वाला पी लिया, अपने वाला नहीं पिया। मैंने पानी की बोतल खरीदी, तो वो पानी की बोतल दूसरी पानी की बोतल से कैसे डिफरेंशिएट होगी? एनएफटी से होगी। ठीक वैसे ही जैसे आज मेरा मोबाइल दूसरे वाले सिमिलर मोबाइल से कैसे डिफरेंशिएट होता है? आईएमईआई नंबर से डिफरेंशिएट किया जाता है। मेरी गाड़ी सेम मॉडल की कार से कैसे डिफरेंशिएट होती है? चेसिस नंबर से डिफरेंशिएट होती है। ठीक वैसे ही वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से उसकी एनएफटी के द्वारा डिफरेंशिएट किया जाएगा। और एनएफटी आप डिजिटल चीजों के लिए और फिजिकल चीजों के लिए, दोनों के लिए बना पाएंगे, इस्तेमाल कर पाएंगे। आप एक पेंटिंग फिजिकल वर्ल्ड में बनाए, उसकी भी डिजिटल एनएफटी क्रिएट कर सकते हैं, और आप एक पेंटिंग वर्चुअल वर्ल्ड में बनाए, आप उसकी भी एनएफटी क्रिएट कर सकते हैं। सो एनएफटी की तीन चीजें हैं, ब्रेकेबल है, यूनिक आइडेंटिटी है, और वो यूजेबल और कलेक्टेबल है, और डिजिटल और फिजिकल वर्ल्ड दोनों के लिए बनाई जा सकती है। आगे चलते हैं। एनएफटी के यूज केसेस क्या रहेंगे? ओरिजिनल डिजिटल आर्ट वर्क, इवेंट टिकट्स। भाई आज हम इवेंट की टिकट देते हैं, तो वो टिकट अगर पर्सनलाइज देनी हो कि कोई और उसको लेकर ना आ पाए, तो वो एक एनएफटी के तरीके से हो जाएगी। कोई डुप्लीकेट ना कर पाए तो एक एनएफटी बन जाएगी उसकी। ओरिजिनल म्यूजिक की एनएफटी बन जाएगी, कोई कॉपी नहीं कर पाएगा। इन गेम आइटम्स की, आपने गेम खेल रहे हैं, मेटा बनी लेजेंड्स आप खेल रहे हैं, उसके अंदर आपने एक कैरेक्टर खरीदा, वो एनएफटी होगा। उस कैरेक्टर ने एक नई तलवार खरीदी पैसे देकर कि भैया मुझे ये तलवार चाहिए, वो एक एनएफटी होगी। उसने अपने आप को बचाने के लिए एक हेलमेट खरीद लिया, वो एक एनएफटी होगा। डिजिटल कलेक्टेबल्स एनएफटी होंगी। आपने एक डिजिटल पेंटिंग खरीदी, उसकी भी एनएफटी क्रिएट की जा सकती होगी। तो फिजिकल वर्ल्ड और डिजिटल वर्ल्ड दोनों में एनएफटी बनेंगी, और ये कुछ पॉपुलर यूज केसेस एनएफटीज के रहने वाले हैं। बट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लाइक डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट्स, रेंट एग्रीमेंट जैसे होता है मकान मालिक के बीच में और किराएदार के बीच में, कि भाई मैं तुम्हारा को ये मकान यूज करने के लिए दे रहा हूं, तुम बदले में इतना इतना किराया दोगे, कोई तोड़फोड़ करोगे तो उसका खर्चा तुम भरोगे, फलाना ये ढिमकाना ये, उसमें कुछ कंडीशंस लिखी होती है। सेम वे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इज जब कोई टोकन बेस्ड प्रोजेक्ट ब्लॉकचेन के ऊपर अपने आप को डिप्लॉय करता है, तो वो उस ब्लॉकचेन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है कि भाई मैं इन इन टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर आपकी ब्लॉकचेन का यूज करूंगा, और इन कंडीशंस के ऊपर ये पेमेंट मैं आपको करूंगा, जो कि गैस फीस के रूप में पे होगी, और जिसके अंदर आपकी कंपनी का क्वाइन में यूज करूंगा फॉर पेमेंट्स। तो दैट इज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। वो बाइंडिंग ऑन द पार्टीज होता है, और ये विदाउट इंटरवेंशन चलेगा। उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस पहले से डिफाइंड होंगी। मैं इसमें हर बार एग्जांपल देता हूं पेयू मनी का। पेयू मनी की एक सर्विस है। जब आप पेयू मनी से कोई चीज की पेमेंट करते हैं और आप कुछ सामान खरीदते हैं,
वो इमीडिएटली उस वेंडर के अकाउंट में नहीं जाती, उसको मैसेज चला जाता है कि आपके पेमेंट एक्सेप्ट हो गई है, मगर वो रहती ब्लॉक्ड है। जब वेंडर वो सामान भेज देता है, उसमें टाइम डिफाइंड होता है कि हम 4 दिन में पहुंचा देते हैं माल या 7 दिन में पहुंचा देते हैं। तो लेट्स से उन्होंने बोला 7 दिन में पहुंचा दिया। अब 7 दिन में पहुंचाने के बाद वेंडर बताता है कि भाई मेरी तरफ से माल डिलीवर हो चुका है। तो पेयू मनी जिसने ऑर्डर किया होता है उसको मेल भेजता है, क्या आपको माल सही कंडीशन में सही तरीके से मिल गया है? विद इन नेक्स्ट 72 आवर्स आप बताइए। अब 72 घंटे हैं उसके पास ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए। अगर 72 घंटे में उसने कोई ऑब्जेक्शन रेज कर दिया तो पेयू मनी उसकी पड़ताल करेगा और पेमेंट वेंडर के अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगी, रिवर्ट कर दी जाएगी। बट अगर 72 घंटे में कोई एक्शन नहीं लिया गया है क्लाइंट की तरफ से, तो पेयू मनी उस पैसे को रिलीज करके वेंडर के अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। ठीक वैसे ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को अप्लाई करने के लिए भी कस्टोडियंस होते हैं। इन्हें बोला जाता है कस्टोडियन, जो कस्टडी लेके रखते हैं, कस्टोडियंस जो दोनों पार्टी के बिहाफ पर एक्शन लेंगे। ये अपनी जिम्मेदारियों के हिसाब से कुछ चीज कस्टडी में डालेगा, ये अपनी जिम्मेदारियों के हिसाब से कुछ चीज कस्टडी में डालेगा, और जब वो टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होंगे तो जिसको जो पेमेंट जानी है वो चली जाएगी, या जिसने ब्रीच किया उसका जो हर्जाना दूसरे को पे किया जाना है वो ऑटोमेटिकली पे हो जाएगा। इसमें कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं हुआ करेगी। सो दीज आर कॉल्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। आगे चलते हैं। डेफीज डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। जब हम इंटरनेट की दुनिया में बिना किसी बड़े मीडिएटर के, बिना किसी सेंट्रलाइज्ड मीडिएटर के उधार लिया करेंगे और दिया करेंगे, उसको बोला जाएगा डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस क्या एक पूल है, आप वहां पर आइए, अपनी रिक्वायरमेंट डालिए, बदले में कोलैटरल दीजिए और उसके बदले में आपको फाइनेंस अवेलेबल हो जाएगा। उसके बदले में आपको फाइनेंस अवेलेबल हो जाएगा। ये क्यों पॉपुलर होगा? क्योंकि ये ज्यादा फास्ट होगा, ज्यादा इकोनॉमिकल होगा, ज्यादा रिलायबल होगा। क्यों? क्योंकि डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस को मैनेज करने के लिए बड़े बड़े बैंकिंग सिस्टम्स को रन करने की जरूरत नहीं होगी। तो जो खर्चे बड़े बड़े बैंकिंग सिस्टम्स पे होते हैं वो नहीं होंगे, तो ज्यादा सस्ता पड़ेगा। दूसरा, पेपर वर्क नहीं होगा। आपने अपनी एक्सेप्टेबल क्रिप्टो डाली, आपको 100 रुपए का लोन चाहिए था, आप अपने 120 रुपए की क्रिप्टो को कस्टडी में डालोगे, 100 रुपए का लोन मिल जाएगा। जिस दिन आप 100 रुपए का लोन लौटाओगे, आपकी 120 रुपए की कस्टडी छोड़ दी जाएगी। सिंपल कोलेटरल बेसिस पे चलेगा, तो ज्यादा फास्ट होगा, ज्यादा रिलायबल होगा। क्यों? क्योंकि एक सेंट्रलाइज्ड व्यक्ति यूज नहीं कर रहा, डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम उसको कर रहा है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स अनेबल तरीके से वो चीज हो रही है, तो कोई भी उसमें बेईमानी नहीं कर सकता, कोई भी उसके अंदर अपनी विलन फैंसीज से चीजों को चेंज नहीं कर सकता। तो ज्यादा फास्ट होगा, ज्यादा इकोनॉमिकल होगा, ज्यादा रिलायबल होगा, और क्रिप्टो बेस्ड एसेट्स के ऊपर चलने वाला है। क्या ऑलरेडी कुछ ऐसा हो रहा है? द आंसर इज यस। कंपाउंड एंड यूनिस्वैप दो सबसे बड़े डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म्स हैं इन चीजों को करने के लिए। आप इनके जाके बारे में और ज्यादा भी स्टडी कर सकते हैं। आगे चलते हैं। डिसेंट्रलाइज्ड स्टोरेजेस वॉलेट्स, जहां पे आप अपनी क्रिप्टो को जाके स्टोर करेंगे। हम भी अपने एमकॉइन को निकाल के कहीं ना कहीं स्टोर करते हैं। टोकन पॉकेट हो गया, मेटामास्क हो गया, ये एक की से चलते हैं, वो की गुम गई तो फिर रब मालिक है, फिर कुछ नहीं हो सकता, उसको रीस्टोर नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि डिसेंट्रलाइज्ड है। बैंक लॉकर्स की तरह काम करते हैं और मल्टी लेयर सिक्योरिटी पे काम करते हैं। एक बार आपका गुम गया वो की, तो फिर गुम गया, फिर आप भूल जाए, फिर उसको रिकवर आप नहीं कर सकते। तो ऑलवेज कीप योर 12 फ्रेज की जो है उसको बहुत संभाल के आप रखें माय डियर फ्रेंड। अब वेब 3.0 में क्या कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं? यस। ब्राउजर गूगल की बजाय आप वेब 3 पे अगर जाना चाहते हैं तो आप ब्रेव को यूज कर सकते हैं। स्टोरेज के अंदर आप स्टोर्स और आईपीएफएस को यूज कर सकते हैं, ड्रॉपबॉक्स और गूगल ड्राइव को छोड़कर।
वीडियो और ऑडियो कॉल के लिए आप स्काइप को छोड़ के एक्सपर्टी को यूज कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में आप एंड्रॉइड और आईओएस को छोड़कर ईओएस और एसेंशिया.1 को यूज कर सकते हैं। सोशल नेटवर्क के अंदर आप फेसबुक और ट्विटर को छोड़कर, इंस्टाग्राम को छोड़कर स्टीमिट या फिर आप अकासा को भी यूज कर सकते हैं। मैसेजिंग के अंदर आप स्टेटस को यूज कर सकते हैं व्हाट्सएप और वीचैट को छोड़ के। सेम वे माय डिफरेंट, रिमोट जॉब के लिए आप एथिलेंस को यूज कर सकते हैं अपने लिए एक रिमोट जॉब ढूंढने के लिए। सो ऑलरेडी वेब3 के मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हमारी इंडस्ट्री, हमारी कम्युनिटी, हमारी दुनिया उस तरफ ऑलरेडी चलनी स्टार्ट हो चुकी है। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम जब पॉपुलैरिटी और लोगों को उसके बेनिफिट समझ में आते जाएंगे, लोग उसके ऊपर शिफ्ट होते चले जाएंगे। सो माय डिफरेंट, थैंक यू वेरी मच। मेरा पार्ट आज तक की ट्रेनिंग का, इस ट्रेनिंग का यहीं तक का था। अब हम क्वेश्चन आंसर्स के लिए चीजों को ओपन कर देंगे।